वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश कर रही हैं, लेकिन उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% होने का अनुमान लगाया गया। यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ है। वहीं कमतर जीडीपी का अनुमान भी 11% लगाया गया है। यानी कि फाइनेंशियल स्थिति में अगर देखा जाए तो 2023 के लिए इसे समझें तो यह अनुमान करीब 7% सर्वे में कहा गया है। यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। सर्वे के अनुसार पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सर्वे में भारत का सकल घरेलू जो उत्पाद है, जिसे जीडीपी हम लोग कहते हैं, वो अनुमान क्या है, महंगाई दर का अनुमान, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे की जानकारी शामिल होती है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, आर्थिक सर्वे होता क्या है। दरअसल हम उस देश में रहते हैं जहां पर मध्यम लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। हमारे यहां ज्यादातर घरों में एक डायरी बनाई जाती है। आप कुछ भी होते हैं उस डायरी में लिख लेते हैं। इस डायरी में पूरा हिसाब किताब लिखते हैं कि दूध का खर्च क्या है, शादी का खर्च क्या है, बच्चे की सालगिरह का खर्च क्या है, ये तमाम सारी चीजें आप लिखते हैं। और साल जब खत्म होने के बाद देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा घर कैसे चला, हमने कितना पैसा कहां से लिया और कितना खर्च किया, कितना कमाया या कितना बचाया। इसके आधार पर फिर हम ये तय करते हैं कि आने वाले साल में हम किस तरह खर्चा अपना चलाएंगे, बचत कितनी करनी है, हमारी हालत कैसी रहने वाली है, मौसम का अनुमान, कोई महामारी तो नहीं आ जाएगी, कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी। ठीक हमारे घर की जो डायरी होती है वैसा ही होता है इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वे, जो सरकार बजट के एक दिन पहले बताती है। अब इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सर्वे में बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के सुझाव, चुनौतियां और समाधान का जिक्र होता है। इसे ऐसे समझिए आप, आर्थिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, जैसा कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। साल 2014-15 से पहले इकोनॉमिक सर्वे एक ही वॉल्यूम में पेश किया जाता है। 2014-15 से इसे 2 वॉल्यूम में पेश किया जाने लगा है। पहला पार्ट ए हो गया, जिसमें पिछली वित्तीय व्यवस्था यानी कि जो पिछला वर्ष था उसमें देश की अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्म किया, कैसी हमारी अर्थव्यवस्था रही, इसकी जानकारी होती है। दूसरा पार्ट हो गया बी, इसमें गरीबी, सामाजिक सुरक्षा, मानव सूचकांक, हेल्थ की स्थिति क्या है यानी कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, एजुकेशन, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण विकास, शहरी विकास जैसे विषय होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आर्थिक सर्वे कौन तैयार करता है। यह भी बहुत जानना जरूरी है। असल में आपको तमाम टेलीविजन में या आप जाएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे ये हो गया, उन्होंने ये बोला, लेकिन ये होता क्या है, किस लिए होता है, क्यों बताया जाता है, ये आपको समझना जरूरी है और हम इसे समझा रहे हैं। दरअसल वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग होता है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके भीतर एक इकोनॉमिक डिवीजन होता है। यही इकोनॉमिक डिवीजन के चीफ होते हैं इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि सीईए। उन्हीं की देखरेख में इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वे तैयार होता है। अब इस वक्त सीईई डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है और आर्थिक सर्वे यानी कि इकोनॉमिक सर्वे कई मायनों में जरूरी होता है। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह की हमारी अर्थव्यवस्था के लिए डायरेक्शन देता है, हमको रास्ता दिखाता है कि हमें कैसा चलना है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और इसमें सुधार के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है,
धीमे चलने की जरूरत है या हमको तेज भागने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम सरपट दौड़ गए और गड्ढा आ गया, हम नीचे गिर पड़े। तो एक तरह से ये उसका आकलन होता है। हालांकि सरकार सर्वे को पेश करने और उसमें दिए गए सुझावों या सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन एक मोटी खाका तैयार किया जाता है, एक तस्वीर नक्शा खींचकर बना दिया जाता है कि आपको ऐसे चलना है। अगर सरकार चाहे तो इसमें दिए सारे सुझावों को खारिज कर सकती है। फिर भी इसकी अहमियत है क्योंकि इससे बीते साल की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा पता चलता है। भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-1951 के केंद्रीय बजट में एक भाग के रूप में पेश किया गया। हालांकि 1964 के बाद से सर्वे को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। तब से बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। अब आम आदमी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। स्वाभाविक तौर पर लोगों को उम्मीद है कि सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार बजट 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। एक्सपर्ट की माने तो इस बार इनकम टैक्स की छूट सीमा को 2.5 लाख, अभी 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। और पिछले जो कई बजट आए हैं, लगातार देश के लोगों को उम्मीद इस बात की बनी हुई है कि भैया 5 लाख कर दो। अब अभी 2.5 लाख पर इनकम छूट बिल्कुल नहीं है, इनकम टैक्स की छूट। अगर आपका इनकम टैक्स, आपकी इनकम, आपकी कमाई 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, तो आपको 5 लाख यानी कि उसमें से 2.5 लाख माइनस कर दीजिए, यानी कि 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगता है। 2.5 तो माफ हो गया और बाकी का जो 2.5 बचा उस पर 5 लाख रुपए टैक्स लगता है। अब इसमें एक पेच है, वो समझना होगा आपको। सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, पर इस टैक्स को इनकम एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है। मतलब यह है कि अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर कमाई 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो टैक्स देना पड़ जाएगा आपको। मान लीजिए कि अगर आपकी कमाई 5,10,000 रुपए है, यानी कि 10,000 रुपए पर टैक्स देने की बजाय आपको 5,10,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। अब वो कैसे देना पड़ेगा ये समझ लीजिए। 2.5 लाख यानी कि 2,60,000 पर टैक्स देना पड़ेगा और 2.5 लाख की छूट है तो वो आपकी माफ हो जाएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार इस बार 2.5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख करने जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी सालाना इनकम 5 लाख तक होने पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा, और लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा अभी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों को ITR फाइल करना जरूरी होता है, यानी कि आप इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हैं। इसके बाद ये लिमिट अगर 5 लाख हो जाएगी तब हम आपको ये बता देंगे जी हां, तब हम आपको ये बता देंगे कि किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। अगर आपकी कुल सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप साल में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा रकम बैंक में चालू खाते में जमा करते हैं, अगर आप सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा विदेशी दौरे पर खर्च करते हैं, ये सुन लीजिए, जरूरी बातें बता रहा हूं। अगर आप विदेश गए और आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, अगर आप सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल देते हैं, अब आपको यह भी मैं बताना जरूरी समझता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करने के कितने ऑप्शन है। आप समझ गए ना? मतलब विदेश यात्रा जा रहे हैं, 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल दे रहे हैं। आप गलतफहमी मत पालिए कि आप किसान हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। आप बड़े शौक से सिंगापुर घूम आते हैं, बैंकॉक घूम जाते हैं, स्विट्जरलैंड घूम के आ जाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो जनाब करना पड़ेगा, वरना किसी दिन चपेटे में लपेटे में आ जाएंगे जी। तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करने के लिए 2 ऑप्शन है। 1 अप्रैल 2022 को नया ऑप्शन दिया गया था, 1 अप्रैल 2020 को, माफ कीजिए। इस टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गई, लेकिन डिडक्शन
छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि मौजूदा समय में टैक्स स्लैब क्या है। अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको 0% यानी कि जीरो टैक्स यानी कि कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको पहले विकल्प के तौर पर 5% और दूसरे विकल्प के तौर पर 5% का टैक्स देना होता है। अगर आपकी आय 5 लाख से 7.5 लाख तक है तो आपको पहले विकल्प के तौर पर 20% और दूसरे विकल्प के तौर पर 10% टैक्स भरना होता है। अगर आपकी आय 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो पहले विकल्प के अनुसार आपको 20% और दूसरे विकल्प के अनुसार आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी आय 10 लाख से ज्यादा यानी कि 12.5 लाख तक है तो आपको पहले विकल्प के अनुसार 30% और उसके दूसरे विकल्प के अनुसार 20% टैक्स देना होता है। अगर आपकी आय 12.5 लाख से 15 लाख तक है तो आपको पहले विकल्प के तौर पर 30% और दूसरे विकल्प के तौर पर 25% आयकर भरना पड़ता है। अमूमन कोई ये जानकारी नहीं रखता है। यदि आपकी आय 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको दोनों विकल्पों में 30% टैक्स भरना है। जहां आप 15 लाख से ज्यादा कमाया आपने तो बस आपको 30% टैक्स भरना है, इसे जान लीजिए। और यही कारण है कि लोग परेशान इस बात को लेकर हैं कि वो पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं यानी कि इनकम टैक्स देते हैं। उसके बाद अगर वो पानी की बोतल से लेकर, आइसक्रीम से लेकर, बच्चों की फीस से लेकर, होटल में बाहर घूमने जाने से लेकर, फ्लाइट का टिकट खरीदने से लेकर हर चीज पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो स्टेट जीएसटी हो या फिर सेंट्रल जीएसटी हो। यानी कि पहले वो अपनी इनकम टैक्स में, आईटीआर में जो इनकम टैक्स है वहां पर वो टैक्स दे रहे हैं और बाजार में जाके या जो भी तमाम सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां भी टैक्स दे रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा व्यक्ति जो मध्यम वर्गीय है, जो जॉब करता है, बिजनेस में तो चलो फिर भी एक आय होती है, लेकिन जो जॉब करता है, नौकरी करता है, वो वहां भी टैक्स दे रहा है और बाजार में निकलकर या कोई भी सुविधा अगर वो ले रहा है, बच्चों की फीस भी भर रहा है तो वहां भी टैक्स दे रहा है। अब उस टैक्स का बोझ देखिए कितना ज्यादा, और इसलिए बार बार जो मध्यम वर्गीय कर रहा है कि भैया हमारी टैक्स में छूट कर दो। देखते हैं सरकार करती है कि नहीं करती। लेकिन वित्तीय वर्ष 2021 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.2% था, जो वित्तीय वर्ष 2022 में घटकर 6.7% रह गया है। वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी का 6.4% पहुंचने का अनुमान। राजकोषीय घाटे में क्रमिक गिरावट पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह की वृद्धि और सावधानी पूर्वक किए गए राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है कि आप खतरे से बच रहे हैं। हालांकि 3 या 3.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हर सरकार ये कोशिश करती है, लेकिन आमतौर पर राजकोषीय घाटा बढ़ने की 2 वजह होती है। पहली तो राजस्व घाटा होता है, यानी कि सरकार का जो बजट में राजस्व कमाने का अनुमान लगाया जाता है उसको सरकार हासिल नहीं कर पाती है, करती भी तो कमी रह जाती है। दूसरा, सरकार का जो पूंजीगत खर्च या कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है, तो ये कारण होता है। यानी कि सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि तमाम सारी जो परियोजना होती हैं विकास की, उस पर बड़ी मात्रा में खर्च करती है, जो लॉन्ग टर्म में देश की जीडीपी को प्रभावित करता है। अब यह खर्च बहुत बढ़ने की भरपाई सरकार उधारी से करती है, इसलिए उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। ऐसे में अब यह भी समझना जरूरी है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। दरअसल जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है तब इसका जो अंतर होता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। इसमें सरकार की उधारी से होने वाली आय को नहीं गिना जाता है। राजकोषीय घाटा किसी सरकार के काम करने की जो क्षमता होती है उसको भी दिखाता है, जबकि यह देश की आर्थिक स्थिति का भी एक अहम संकेत माना जाता है। अब राजकोषीय घाटे को समझने के लिए आपको जीडीपी को समझना होगा। अब जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने सुना होगा जीडीपी 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 जीडीपी। अब ये होता क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद।
समझे या इसकी और व्याख्या करूं? चलिए मैं आगे से ऐसी बातें बताऊंगा आपको कि आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। किसी देश की जीडीपी वहां एक साल के भीतर निर्मित सभी वस्तुओं और उपलब्ध सेवाओं का कुल मूल्य होता है, ऐसे समझ लीजिए। और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देश में होने वाला किसी भी तरह का उत्पादन जीडीपी की वैल्यू क्रिएशन से जुड़ा होता है। क्या पैदा हो रहा है, क्या बन रहा है। जीडीपी का जब हम गुणा भाग करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें आम आदमी की ओर से किया जाने वाला खर्च या वेल्थ क्रिएशन शामिल होता है। वहीं कारोबारी घरानों का निवेश, आयात निर्यात के व्यापार का मुनाफा और सरकार का अर्थव्यवस्था में किया जाने वाला खर्च भी शामिल होता है। अब ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि जीडीपी और राजकोषीय घाटे का संबंध क्या है। बहुत गहरा संबंध। दरअसल सरकार जीडीपी में योगदान के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर बड़ी राशि खर्च करती है और वहीं अपने खर्च को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में यही टैक्स के रूप में राशि भी लेती है। इसलिए सरकार का अर्थव्यवस्था में वास्तविक योगदान क्या रहा है, इसकी गणना सरकार के खर्च और टैक्स संग्रह के अंतर से भी की जाती है। इसके बाद यह देखा जाता है कि सरकार ने जीडीपी में वास्तविक में कितना मूल्य जोड़ा और उसकी तुलना में उसके खजाने का घाटा कितना है। इसलिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के अनुपात में कैलकुलेट यानी कि गुणा भाग किया जाता है। सरकार की ओर से जारी जो आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष में यानी कि 2022-2023 जो निकल गया, उसके लिए सरकार का राजकोषीय घाटे का अनुमान 16.61 लाख रुपए, यानी यह सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 6.4% है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा आसमान छू रही है। आपने देखा होगा प्रॉपर्टी के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खाद्यान्न की स्थिति है, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज वो लगातार बढ़ रही है और उसमें भारतीय सबसे ज्यादा निवेश करते हैं। हर किसी के घर में होता है और उसकी कोशिश है कि अगर थोड़ा सा भी पैसा बच जाए ना तो कुछ खरीद लिया जाए, और वो है सोना। तो सोने की कीमतें इस बीच आसमान छू रही हैं। 15 साल में सोने ने 366% का रिटर्न दिया है, जो शेयर बाजार में 169% और एफडी से 16% तक ज्यादा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर बैंक में एफडी कराते हैं तो उससे ज्यादा सोना आपको मुनाफा दे सकता है। 2020-21 में कोरोना से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब लंबे लॉकडाउन लगे, औद्योगिक उत्पादन थमा। इस दौरान सोने में निवेश बढ़ा। 2022 में बाजार खुले, जिसके बाद डिमांड बढ़ी तो निवेशकों ने फिर से सोने में निवेश कर दिया। बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि 2023 में भी सोना यानी कि जो साल अभी शुरू हुआ है, सोना 10% का रिटर्न देगा। खरीद लीजिए। इसके भाव 63,000 तक पहुंच गए हैं 10 ग्राम के। यानी कि आने वाले दिनों में शादियों के सीजन की खरीदारी अब जोर पकड़ने लगेगी और उसका असर पड़ेगा बाजार पर, उसका असर पड़ेगा सोने पर। इसलिए कहा जा रहा है कि 10% का रिटर्न और देने वाला है। अभी जो कीमत है उसके आगे भी। एक ब्रोकर फर्म है, उसका जब अध्ययन किया गया तो उसके जरिए अनुमान लगाया गया कि एक साल सोना 62,000 रुपए 10 ग्राम का और चांदी 80,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। यानी कि ये और बढ़ने वाली है। यानी कि जो रकम आपको दिखाई दे रही है इसमें 10% की वृद्धि और हो सकती है। और जब ये 10% की वृद्धि और होगी तो आप समझिए कि इसकी स्थिति क्या होगी। अब इस देश में चर्चा, चूंकि बजट है और 1 तारीख को बजट है, तो सरकार कोशिश करती है कि इस बजट में किस तरीके से संतुलन बनाया जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्य इस बात का जिक्र करते हैं कि जो जीएसटी कलेक्शन है
जीएसटी कलेक्शन सरकार को खुश करता है, उसके चेहरे को खुश करता है, क्योंकि एक बड़ा कलेक्शन सरकार के पास हुआ है और यह सरकार के खजाने को भरता है। लेकिन इसमें कई राज्य कहते हैं कि भाई हमारा हिस्सा हमें वापस दे दिए, क्योंकि हमें हमारे राज्य में तमाम सारी योजनाओं पर खर्च करना है। और आपने देखा होगा कि कई राज्य, आपने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमाम ऐसे राज्य देखे होंगे जहां पर कि सरकारें बीजेपी की नहीं है और वो कहती हैं कि साहब हमारा इतना बकाया है सरकार के पास, हमारा अपना हिस्सा जो हमारे स्टेट के टैक्स का हिस्सा है और सरकार हमें नहीं दे रही है, इसलिए हम परियोजना में खर्च नहीं कर पा रहे। तो जीएसटी कलेक्शन एक बड़ा हिस्सा है, सरकार को खुश करता है और सरकार के राजकोषीय घाटे को या सरकार की जो तमाम विकास की योजनाएं, उन विकास की योजनाओं पर पैसा बेहतर तरीके से खर्च हो, उसके लिए पहुंचता है। इसके साथ साथ सरकार बड़ा बजट पर अगर पैसे खर्च करती है तो क्योंकि आपको पिछले बजट में भी देखने को मिला है और आने वाला जो बजट है उसमें भी देखने को मिलेगा, डिफेंस बजट यानी कि रक्षा बजट। आपको याद होगा कि देश की सीमाओं पर लगातार खतरा है, कभी पाकिस्तान हरकत करता है, कभी चाइना हरकत करता है। तो ऐसे वक्त में जब खतरा है तो आपको देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना पड़ेगा, अत्याधुनिक हथियार अपने रखने पड़ेंगे। और इसलिए पिछले बार के बजट में भी रक्षा बजट बढ़ाया गया था और अभी भी ये उम्मीद की जा रही है कि रक्षा बजट बढ़ाया जा सकता है। आपने देखा कि राफेल की एक बड़ी खेप खरीदी गई हजारों करोड़ की, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। अब सरकार के एजेंडे में क्या क्या है ये समझ लीजिए। सरकार के एजेंडे में है किसान, सरकार के एजेंडे में है स्वास्थ्य, सरकार के एजेंडे में है अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वो व्यक्ति जिसको बीजेपी अंत्योदय के तरफ तौर पर देखती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्मवाद का जिक्र करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं। अंत्योदय मतलब अंत में जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसका उदय कैसे हो। तो गरीबों से जुड़ी हुई जो योजना है, अब वो योजनाएं कौन सी हैं? उनका मकान है, उनका घर है, उनके लिए पानी है, उनके लिए स्वास्थ्य है, उनके लिए आयुष्मान कार्ड है, उनके लिए 5 किलो अनाज मुफ्त में है जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहा जाता है। तो इस तरह की योजनाओं पर यानी कि सामाजिक सरोकार की योजनाओं पर सरकार पैसा खर्च करती है। इसके साथ साथ कृषि कल्याण बजट के तौर पर आपने देखा गया कि सरकार कृषि को लेकर भी बहुत खर्च करती है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि ये सरकार के एजेंडे में है। और जो एकात्मवाद का जिक्र कर रहा हूं, अंत्योदय की योजना, सामाजिक सरोकार की योजना में, वो सरकार के एक एजेंडे में है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम सारी चीज आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे, राज्यों के हाईवे बन रहे हैं। तो अगर कोई हाईवे बनता है तो उस आसपास के इलाके में समृद्धि आती है। इसलिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें पुल है, रेलवे है, सड़क है, चाहे वो राज्य की हो या फिर नेशनल हाईवे हो, सरकार वहां भी एक बड़ा बजट खर्च करती है। तो 1 तारीख को देखना होगा कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलता है। इनकम टैक्स की छूट होती है, विकास की परियोजनाओं पे कितना खर्च होता है, गरीब कल्याण योजनाओं पर कितना खर्च होता है, सबको नजर रहेगी, हमारी भी और आपकी। और देखना होगा कि आखिर चुनावी बजट में तब जबकि 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे 9 राज्यों में चुनाव है और ठीक उसके 5 महीने बाद, हालांकि एक बजट और आएगा लेकिन ठीक 5 महीने बाद 24 में लोकसभा चुनाव है। तो संकेत इसी बजट में दिखाई दे जाएंगे और सबके लिए इंतजार होगा। हम सब देखेंगे कि आखिर बजट में क्या कुछ आता है। लेकिन फिलहाल इस खबरों के सफर में इतना ही। आप देखते ही इंडिया न्यूज।